नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं हूं रुमाना इसार खान। एक कानून जिससे बदल जाएगी आपके घर की तस्वीर। पत्नी के अधिकार में और ज्यादा इजाफा होगा। तलाक हुआ तो पत्नी को पति की पैतृक जायदाद में भी हक मिलेगा। जी हां, कैबिनेट के नए कानून की सिफारिशों को मंजूरी देने के साथ ही महिलाओं के हक और मजबूती मिलने की तरफ एक कदम और बढ़ गया है। लेकिन साथ ही इसने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या इस कानून का गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा? क्या रिश्तों पर हावी तो नहीं हो जाएगा पैसा? यह बड़ा सवाल है। तो अब तलाक हुआ तो पत्नी को पति की पैतृक जायदाद से भी हिस्सा मिलेगा। हालांकि ये पैसा मुआवजे के तौर पर भी मिल सकता है। सरकार विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है। कैबिनेट ने बुधवार को इसके मसौदे पर मुहर लगा दी। ए.के. एंटनी वाले मंत्री समूह ने इसकी सिफारिश की थी। इसके मुताबिक महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, इसका फैसला कोर्ट के जिम्मे होगा। हालांकि कैबिनेट ने पैतृक संपत्ति में 50% हिस्सेदारी का प्रस्ताव खारिज कर दिया। तो पति, पत्नी और प्रॉपर्टी हक और मजबूत होंगे महिलाओं के, एक तरफ यह कहा जा रहा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं प्रस्तावित कानून में आखिर मुख्य बातें हैं क्या क्या। तलाक पर पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी का हक। सरकार करने जा रही है विवाह कानून में बदलाव। कैबिनेट में लंबी बहस के बाद बदलाव को मंजूरी। पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के मूल्यांकन के बाद मुआवजा मिलेगा। मुआवजे की राशि कोर्ट तय करेगा। तलाक की प्रक्रिया महिलाओं के पक्ष में आसान होगी। तलाक के लिए सुलह की अवधि बढ़ाकर 3 साल, और 3 साल बाद कोई एक पक्ष भी तलाक मांग सकता है। तो इस कानून पर महिलाएं क्या सोच रही हैं, बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ जानी मानी अदाकारा नगमा और डॉली बिंद्रा हैं। कोलकाता से हमारे साथ फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही नोएडा स्टूडियो में मैरिज काउंसलर निशा और हमारे साथ ज्योति तिवारी भी हैं, जो एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले नगमा, आपसे जानना चाहूंगी, आप किस तरीके से देख रही हैं इस कानून को? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये महिलाओं के हक में बहुत अच्छा कदम है और मैं कैबिनेट को मुबारकबाद इस कदम के लिए देना चाहती हूँ। महज इसलिए क्योंकि लड़कियां जो होती हैं उन्हें अपने पिता के घर से कुछ नहीं मिलता जब वो शादी करके चली जाती हैं, और तब वो अपने पति के घर पे जाती हैं तो उन्हें पति से कम कुछ तो मिलना चाहिए। क्योंकि अक्सर अगर 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उनका तलाक होगा तो फिर उनके जो बच्चे होंगे वो अक्सर लड़कियों को दी जाती हैं, जैसे माओ को दी जाती हैं बच्चे पालने के लिए। तो जरूर उनको वो पैसे मिलने चाहिए और कम से कम 50% तो उनको मिलना चाहिए ताकि वो बच्चे को पाल सके, बड़ा कर सके। और मैं समझती हूँ कि औरतों के हक में ये बहुत ही अच्छा है। और नगमा, मैं लौटूंगी आपके पास। ज्योति तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्योति, जो बात नगमा कह रही हैं कि मुबारकबाद एक तरीके से देनी चाहिए सरकार को, जिस तरीके की पहल हुई है, महिलाओं के हक की ये बात है, आप भी ऐसा ही सोचती हैं क्या? किन महिलाओं की बात कर रहे हैं आप? वो महिलाएं जो तलाक लेती हैं, और बाकी महिलाएं क्या करें, माताएं और बहनें क्या करें? एक पुरुष के ऊपर काफी सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, सिर्फ एक पत्नी का तो नहीं होता। और जैसे कि नगमा जी कह रही हैं, क्योंकि उनको माता पिता के घर से कुछ नहीं मिलता इसलिए पति कॉम्पनसेट करे। आप उस पिता को और माता को सजा नहीं देंगे जो उस संपत्ति में हक नहीं देते। वो अपनी बेटी को हक क्यों नहीं देते? क्यों हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है? हमारे पास जब हमारे पास सक्सेशन एक्ट है, क्या कहते हैं इसका, परिवार का, जब लड़की को मिलता है हक, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज क्यों नहीं दी जा रही और पति से कॉम्पनसेट क्यों कराया जा रहा है। और आप कौन से सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जब आप हर समय मांगने के, और क्या आप मान के चल रहे हैं कि हर शादी में तलाक ही होता है? और आप कह रही हैं कि तलाक हो जाएगा तो उसके बाद वो महिला को मिले हक, तो बाकी माताएं और बहनें कहां जाएंगी? हम लोग भी जाके तलाक ले लें अपने पति से, तब ताकि हम लोगों को भी हक मिल सके। आप डॉली बिंद्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप इस तरह का सशक्तिकरण दे रहे हैं। पर एक राय रखती हैं। डॉली, आपका क्या नजरिया इस पूरे मामले पर? डॉली, मेरी आवाज मिल रही है आपको? डॉली पूछ रही, मैं कैसे बात करूं, आवाज ही नहीं आ रही। जी, डॉली से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो कह भी रही है वहां पर जो हमारी टीम मौजूद है कि आवाज उन्हें नहीं आ रही है। निशा खन्ना, मैरिज काउंसलर, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निशा, पहले अपना टेक बताइए आप।
मेरा ऐसा मानना है ये कानून बना है, फेवर में है। कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको इस तरह के हालातों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारी ऐसी लेडीज आती है, एक ओल्ड एज में आकर कई बार पति एक दूसरी औरत से अफेयर कर लेता है। ये सिर्फ औरत या मर्द की बात नहीं है, इट इज़ अबाउट अगर अन्याय हो रहा है तो कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है पर उन्हें हक नहीं मिलता। मैं ज्योति जी से सहमत हूं कि आज माता पिता के घर से भी लड़की को मिलना चाहिए, बट अगर ये लॉ बन रहा है तो ये फेवर में है। बट मुझे थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म एक चीज लगती है, जैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर अगर हक 50% की बात करते हैं, अगर कोर्ट में, मेरे ख्याल से वो जसमीत जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी क्योंकि कोर्ट में जाते हैं तो मेरे ख्याल से अगर लॉयर जज साहब बैठे हैं तो वो पूछेंगे हमें अगर पता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक जगह पर है तो उसे कैसे प्रूव किया जाएगा, क्योंकि शायद किसी भी डॉटर इन लॉ को इतना हक नहीं होता है कि उसे यह पता हो कि प्रॉपर्टी कितनी है, किस अमाउंट की है, किस जगह पर है, क्या उसका पर्टिकुलर है। तो क्या कोर्ट उसको ये हक देती है कि एक डॉटर इन लॉ होने के नाते वो जान सके कोर्ट से? चलिए जसमीत से जान लेते हैं। जसमीत बताइए क्या राइडर्स लगे हुए हैं इस कानून में? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ये एक बहुत ही ठोस कदम है गवर्नमेंट ने जो उठाया है और बहुत ही सराहनीय है। ये अक्सर देखा जाता है कि डिवोर्स मैटर्स में जब जो हस्बैंड्स हैं, आप चाहे वो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं लेकिन अब एक मेंटेनेंस के नाम पे 5,000 या 10,000 रुपया महीना देके वो अपना चाहते हैं कि केस उनका माइंड अप हो जाए। लेकिन इसीलिए अब जब डिवोर्स होता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाती है एक लेडी, तो इसके लिए ये नया कानून आया है कि हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अब ये नहीं कहा जा रहा है कि अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी होगा और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में भी उनको हक दिया जाएगा। अब एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, 50% नहीं है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि 50% दिया जाएगा। वो जज के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा गया, वो सिचुएशन को देखते, केस के मेरिट्स को देखते हुए डिसाइड करेंगे। चलिए जसमीत, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉली बिंद्रा मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी मिल रही है जी, थैंक यू। जी, डॉली, सबसे पहले तो आप अपना नजरिया बताइए इस मामले पर। सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूंगी, औरतों के लिए भारत न्यारी जय हो, हल्ला बोल। बहुत खुशी हुई ये सुनकर के। सुप्रीम कोर्ट, आई सल्यूट यू आपकी, और ये सारा कुछ जजमेंट जो डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर। मैं ये चाहूंगी और ये पूजा करूंगी और मैं परमात्मा से विनती करती हूँ कि देश की सभी औरतों को वही न्याय मिलना चाहिए। ये कहते हुए जब डिवोर्स होता है तब जरूरी नहीं है, जिस तरीके से पहले जो महिला जी ने कहा ये कि वो औरतें सिर्फ शादी करेगी सिर्फ डिवोर्स करने के लिए, कि मैं भी अपने पति को डिवोर्स कर दूं। क्या शादी इसी मतलब का रूप होता है? शादी का मतलब ये होता है एक साथ दो शरीर एक बंधन में बंधना, ना कि आप डिवोर्स का। एक कोई औरत या कोई बच्ची या कोई नारी ये नहीं चाहती है कि विवाह करने के बाद उसका डिवोर्स होगा, ये सोच भी नहीं सकती है। हालात समय जिस तरीके से आपको वो मोड़ तक ले जाते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाता है। ये आज का जो समाज है हमेशा चला आता है, पूरे जमाने से, पुराने जमाने से चला है कि नारी को हमेशा दबाया गया है, धिंदोड़ा गया है, और इस तरीके से ये कहा गया कि नारी हमेशा कभी मर्द के आगे नहीं आगे बढ़ सकती है। मैं ये कहना चाहूंगी आज की नारी सब पे भारी और होनी ही चाहिए। कारण ये है, नारी आप एक अभी एम्बिशन लेके चलती है, अपना एम लेके चलती है, अपना काम करती है, पर जब शादी विवाह के बंधन में बनती है तो थोड़ा वो अपना लिविंग स्टाइल उसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेल अपना जो उनके हस्बैंड होते हैं, शौहर होते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन ऐसी हो जाती है दोनों में कि उनको उनके स्वभाव के हिसाब से जीना पड़ता है। पर एक ऑफिस में, दफ्तर में जब वो बाहर निकलती है दरवाजे के बाहर, वो एक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग नारी होती है, उसका एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट होता है, वो एक पावर कहलाती है, अपना काम करती है, मेहनत करती है, बच्चों को पालती है अगर बच्चे होते हैं उनके। तो इस तरीके से एक नारी हमेशा 100% अपने जीवन में, क्या एक जीवन एक संघर्ष है नारी के लिए? क्या हमेशा नारी को ये कहा गया कि वो हमेशा वो घुट घुट के बस एक अबला नारी बेचारी बोला जाएगा? क्यों? आज मैं सल्यूट करती हूँ। चलिए, बहुत अहम बात यहाँ पर डॉली बिंद्रा कह रही है कि परिवार में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, ये एक ऐसा कानून है। लेकिन साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यह भी सामने आता है कि क्या एक पति की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पत्नी के लिए ही है? क्या पति की जिम्मेदारी अपनी बहन, अपनी मां के लिए नहीं है? ये वो तमाम पहलू हैं जो अब सामने आए हैं, जिन पर चर्चा की जरूरत महसूस की जा रही है, और इसी वजह से हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ समाज सेविका टीना शर्मा भी इस वक्त मौजूद है नोएडा स्टूडियो में, उनसे भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। जी, तो एक कानून जिससे बदल जाएगी आपके घर की तस्वीर, पत्नी के अधिकार में इजाफा और ज्यादा हो जाएगा। तलाक हुआ तो पत्नी को पति की पैतृक जायदाद में हक मिलेगा।
ये कैबिनेट ने नए कानून की सिफारिशों को मंजूरी देने के साथ ही महिलाओं के हक और मजबूती मिलने की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया गया लगता है। लेकिन साथ ही नई बहस छिड़ गई है कि क्या इस कानून का गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा, क्या रिश्तों पर पैसा तो हावी नहीं हो जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और सीधे आपको आइए अब जरा कोलकाता लिए चलते हैं, जहां से फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अग्निमित्रा, आपका क्या टेक है? अग्निमित्रा से तो फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सोशल वर्कर टीना शर्मा मौजूद हैं। टीना, आप क्या सोचती हैं इस कानून के बारे में? देखिए, कानून जो है वो आई अंडरस्टैंड कि एक इंडियन सोशियो इकोनॉमी जो हमारी औरतों की है उसको देखकर ध्यान में लगाकर उसको बनाया गया है। बट इस पे कुछ राइडर्स अगर आ जाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। जहां पर पतियों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और महिलाएं तलाक लेती हैं तो वहां पर अगर पैतृक संपत्ति में से पुरुष का कुछ हिस्सा है तो दिया जाए तो समझ में आता है। बट जहां ऑलरेडी पति के पास संपत्ति और उसमें से भी महिला हिस्सा ले रही है तो वहां पर मैं इसे गलत समझती हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सा ट्रेंड है कि ओवर कंपनसेट करते हैं आप एक अग्रीव्ड पोर्शन को। अगर महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं और मानते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, ऐसा नहीं है, पर एक सच ये भी है कि 67% जो हमारे दहेज कानूनों का जो मिसयूज हो रहा है वो महिलाएं ही कर रही हैं। और जो 15-20% जो औरतें शरीफ हैं और डे टू डे बेसिस पे हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जिनके केसेस देख रहे हैं वो समहाउ मतलब वो डेफर्मेशन के केसेस झेल रही हैं और उनको वकील भी सही से गाइडेंस नहीं दे पाता है। तो ये जो टेक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ राइडर्स हमें लाने चाहिए और प्लस विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है फैमिली में वो देखना चाहिए और जेंडर न्यूट्रल लॉ को लेकर आए तो ज्यादा समझदारी है। डॉली मिंत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉली, टीना ये कह रही है कि ऐसे कैसे मान लिया जाए कि महिलाएं जो है वो इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी? ये तो शर्म की बात है अगर महिला होकर महिला इस तरीके की बात कर रही है। ताज्जुब होता है आज की तारीख में इस तरीके का स्टेटमेंट अगर महिला की तरफ से आ रहा है एक महिला के लिए। दूसरी बात ये, आज के हालात जिस तरीके से चल रहे हैं वो कहा जाता है कि आपकी वे ऑफ बिहेविंग क्या है परिवार में। अरे एक लड़की जब शादी करके आपके परिवार में दाखिल हो रही है वो हस्बैंड को अपना 100% देती है, हर तरीके से 100% देती है। क्या उसको अपना हक मांगने का कोई हक नहीं है? आप मुझे बताएं। डॉली जी एक सेकंड डॉली जी, मेरे को आप जैसे दबंग महिला होने का टैग नहीं चाहिए। तो मैं जो शर्म आप कह रही हैं मुझे आनी चाहिए, आपको थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। और आप ऐसे शब्दों का नेशनल टेलीविजन पे अगर इस्तेमाल करेंगी तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी पदवी नहीं मिलने वाली है। पहले तो अपनी भाषा को ठीक कीजिए अगर आप किसी से बात कर रही हैं। मुझे कौन सी डॉली जी, हम यहाँ पर नेशनल टेलीविजन का टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। टीना जी, हम मुद्दे पर ही रहते हैं। बात कीजिए। टीना जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर हम मुद्दे पर ही रहते हैं। ज्योति तिवारी, आप जरा बताइए, बात डॉली कह रही है कि एक महिला अपना सब कुछ छोड़कर पति के घर में दाखिल होती है उम्मीदों का संसार बसाने के लिए और फिर अगर तलाक की नौबत आ जाए तो फिर उसे हक क्यों नहीं मिले? जी ज्योति तिवारी। उम्मीदों का संसार दोनों बसाते हैं, कोई एक नहीं बसाता है। 98% दहेज के मामले दुरुपयोग हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे लीगल टेररिज्म मानता है। हमारे पास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जहां पर इन झूठे कानूनों के जब ऐसा कुछ झूठा केस हो जाता है उन महिलाओं को हमारे पास सजा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। वो महिलाएं साफ छूट जाती हैं और इस तरह मुझे लगता है कि एक नया पक्षपाती कानून लाने से उसका दुरुपयोग ही दुरुपयोग होगा। जहां पर आपने शादी की अवधि निर्धारित नहीं करी है, जहां पर आपने स्पाउस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, जहां पर आपने ये आकलन नहीं किया है कि आखिर उस महिला का योगदान है कितना उस घर में। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, टीना, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल अग्निमित्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अग्निमित्रा, आपका क्या टेक है इस मामले पर? हेलो जी अग्निमित्रा, आपका क्या नजरिया इस कानून पर? इसका दो साइड हो सकता है। एक जो हम आपका पहला प्रोग्राम मिस किए हैं, हम अभी आए हैं ऑन एयर जी, बट मेरे को जो लग रहा है कि एक तो ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज द प्लस पॉइंट इज दैट हम लोग का देश में तो नारियों का ऑलवेज वी हैव बीन निग्लेक्टेड. So I think by this law I think we'll be getting a lot of power. Getting the money means getting power. Getting your parents in-laws money as well as husband's money. I think it's a great thing. But और एक तरफ जो लगता है कि ये जो आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि दुरुपयोग होगा, ये भी मेरे को लग रहा है क्योंकि ये जो है because of this money thing people may just get married और एक जैसे प्लान करके they get वो शादी करते हैं, उसके बाद
they just I mean the wife just divorces and gets the money. So इसका दुरुपयोग भी हो सकता है. मेरे को दोनों तरफ ही लगता है ये इसका लॉ से. चलिए, तो आपको दोनों पहलू कहीं ना कहीं इसके बराबर तवज्जो देने लायक लग रहे हैं. हम सीधे रुख करते हैं. बरनाली बसाक, सुप्रीम कोर्ट की वकील, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. बरनाली, आपका क्या नजरिया है इस कानून पर? क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को ताकत मिलेगी इस कानून से, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है. आप कैसे देखती हैं? मेरे को लगता है इस कानून जो अगर उपलब्ध होती है तो इसका बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं. इसका मतलब सही मायने में ये देखा जाए कि अगर हस्बैंड के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर हक बनना चाहिए. अदरवाइज द हस्बैंड कैन जस्ट लीव द वाइफ एनी मोमेंट आई मीन ही फील्स लाइक, और उसको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा. वो ये भी कह सकता है कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगी. लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर है और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है, मेंटेनेंस लॉज के अंदर है कि एक वाइफ को ड्वेलिंग हाउस देना बहुत ज़रूरी है. The other side of it is then women would not be left in a lurch if this law is applicable. And the other side of it is that इसका ये डर है कि इस लॉ का मिसयूज़ होने का भी बहुत चांसेस हैं. बिकॉज मुझे ये लगता है कि कुछ मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आजकल डिवोर्स बहुत रैम्पेंट हो गया है. तो ये हो सकता है कि लाइक दे माइट जस्ट मिसयूज दिस लॉ. हस्बैंड का भी शेयर ले लेते हैं या पैतृक संपत्ति में मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर उनका शेयर बनता है तो आई थिंक दिस विल बी मिसयूज्ड टू सम एक्सटेंट. द वुमेन कैन गेट divorced and again she has the right to remarry. अगर वो रीमैरिज करते हैं तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे संपत्ति हैं. अगर फिर से वो दोबारा डिवोर्स लेते हैं तो दोबारा वही सब कानून लागू होगी. फिर she can get an ancestral property share and even the share of the husband. तो ये थोड़ा सा मतलब लूपहोल्स यहाँ पे नजर आती हैं. जी, कुछ लूपहोल्स यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं. फिलहाल जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें वकील हैं बरनाली, उन्होंने खुद इस बात को कहा. निशा खन्ना, मैरिज काउंसलर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. लेकिन निशा, समाज का एक ऐसा तबका जो महिलाओं को, जिनकी मानसिकता कुछ ऐसी कि महिला मतलब जो घर की चौखट में रहेगी, जरा सा भी कुछ कर दिया जाए तो महिला को वो पैर की जूती की तरह ट्रीट करते हैं. तो क्या माना जाए उस लिहाज से, क्या यह कानून एक डिटरेंट साबित नहीं होगा? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही आज के टाइम पे विक्टिम हो रहा है. वुमेन है, शायद जो वुमेन हो रही हैं वो शायद लॉज को यूज ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि शायद इन लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत मुश्किल है. मैं शायद यहाँ पर कहना चाहूंगी टीना जी और ज्योति जी दोनों को कि ये जो लॉ बना है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का, अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए वो उसे इम्प्लीमेंट करने में सालों लग जाएंगे. एक औरत अगर लॉयर के पास भी जाती है तो उसे भी कई लाखों रुपया फीस देना पड़ता है उस कोर्ट में और उसको स्ट्रेस सहना पड़ता है. ये बहुत आसान नहीं है कहना कि ये आदमी के ऊपर ही स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है. और कोई भी औरत अपनी खुशी से कभी भी शादी से बाहर नहीं निकलना चाहती. शायद बहुत सारी ऐसी औरतें, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज औरत अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बट अगर तादाद में देखा जाए तो आदमियों की गिनती ऐसी ज्यादा है जो औरत पर अत्याचार करते हैं. बिल्कुल, टीना मौजूद है. टीना, जो बात आप कह रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला दरअसल हकीकत में उल्टा है कि हाँ, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है इस कानून का, लेकिन शायद गलत इस्तेमाल होने के चांसेस 1-2% हैं और जेन्युइनली जिन्हें फायदा इस कानून से होगा उनकी तादाद 90% से ज्यादा. मैं कुछ कहना चाहूंगी, अगर जेन्युइन कुछ इसमें बात होती तो 98% केसेस जो मैं बता रही हूँ झूठे हैं, वो ना होते. ना ही सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि ये एक लीगल टेररिज्म है जो आप बता रही हैं, और ये ऑन पेपर्स है. और ऐसा नहीं है कि ये आसान नहीं है, महिला के लिए बहुत आसान है. 45 कानून ऐसे हैं जो महिला यूज कर सकती है. पुरुष के पास एक भी कानून ऐसा नहीं है जो वो एक जो अब्यूजिव बीवी होती है उसके खिलाफ अगर वो कंप्लेन करना चाहे, एक भी कानून ऐसा नहीं है जो पुरुष उपयोग कर सके. एक भी कानून ऐसा नहीं है जहां पर सास ये कह सके कि मेरी बहू मुझे परेशान कर रही है. एक भी कानून ऐसा नहीं है जहां पे ननद ये कह सके कि मेरी भाभी मुझे परेशान कर रही है. आप कौन से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे बताया जाए कि यहाँ महिला कौन है. मैं 1900 से ज्यादा केसेस कर चुकी हूँ अपने क्लिनिक में. आप देख रही हैं 1900 से ज्यादा केसेस. मैं हर दिन ये केसेस देख रही हूँ जहाँ पे मेरे पास हैरेस माताएं और बहनें आती हैं जो कहती हैं घर में बहुएं अत्याचार कर रही हैं और हम पुलिस के पास जाते हैं. उनके पास कानून है ही नहीं. मनोवैज्ञानिक होने के नाते आप कौन सी महिलाओं की बात कर रही हैं? वो महिला जो एक पिज्जा की तरह ऑर्डर कर देती है पुलिस को कि आ जाओ मेरे घर में, मुझे परेशान किया जा रहा है. ज्योति जी, निशा जी, आप दोनों की बातें समझ नहीं पा रहे हैं. ये केवल दर्शक बात नहीं समझ पा रहे हैं. एक-एक करके अपनी बात रखिए ताकि लोग आपका नजरिया समझ सकें. मैं एक मनोवैज्ञानिक पहलू, शायद आप ये जानते नहीं, बहुत सारे मेल्स में, अगर आज मैं आपको बता दूं, क्लिनिक में 80% मेल्स को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है. क्योंकि वो तो महिलाओं को भी होता है. मैं वही बता रही हूँ आपको. मैं आपको बता दूं क्योंकि क्या होता है, ये एक मिनट, मेरी बात
बात समझिए, आप इस लॉ को, क्योंकि ये वुमेन के हक में आ रहा है, आप शायद जानती हैं कि वुमेन को कभी भी इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया है, ये उनकी इक्वालिटी के लिए है। मेरी बात समझिए। पता नहीं आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पूरी तरह से मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन ना करते हुए, जो लॉ ऑफ लैंड है हमारा, जो हमारा इंडियन पीनल कानून कहता है, वो ये कहता है कि किसी दूसरे के अधिकारों का अगर हनन नहीं होता है और एक को अधिकार मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मेरा सिर्फ ये कहना है कि जैसे विदेशों में होता है, आप जेंडर न्यूट्रल कीजिए इसको, आप उसमें स्पाउस वर्ड लाइए, जैसे ज्योति ने कहा, हम इस जो ये कंपोनेंट आया है इसमें, इसके अगेंस्ट नहीं है। चलिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी दिशा में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारे कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये कानून क्या पक्षपाती है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी को हक मिलेगा। कैबिनेट ने इस कानून पर मोहर लगा दी और इस कानून पर खुद महिलाएं क्या सोच रही हैं, बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। आइए बिना वक्त गवाए आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। डॉली बिंद्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉली, ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो सवाल छोड़ा था कि क्या पक्षपाती है ये कानून, आप क्या सोचती हैं? देखिए, हमें इस नजरिए से सोचना नहीं चाहिए। जब कानून अपना काम कर रहा है, हमारे बिहाफ में, विमेन्स के बिहाफ में अगर कुछ बातें हो रही है, अगर कुछ अमेंडमेंट जैसे बिल पास हो गए हैं या हो रहे हैं, जो भी है, जो अच्छे काम हो रहे हैं, तो उसे हमें इस चीज़ों में रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। हम यहाँ जज नहीं बैठे, मैजिस्ट्रेट अपना जो मैजिस्ट्रेट है वो अपने जज साहब है, वो अपनी डिसीजन लेंगे। उनके पास जब ये केसेस आएंगे किस तरीके से उसे हल करने नहीं करने, हम यहाँ पे डिबेट ये बात कर सकते हैं कि अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस, बिकॉज दिस इज वेरी गुड थिंग, आई सैल्यूट द लॉ फॉर दिस। आई एम सरप्राइज कि खाली थोड़ा देरी से हुआ ये पास, बहुत जल्द पास होना चाहिए था, क्योंकि औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी आज की तारीख में बहुत जरूरी है। मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि ये कानून जो लागू हो गया है या हो रहा है, क्या ये कानून सिर्फ हिंदू लॉ के हिसाब से है, तो मुस्लिम लॉ कहा जाएगा? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, एक ही है हम? तो क्या पूरा कानून सब जाति पाति को लेके चल रहा है ये अमेंडमेंट जो बिल पास हो रहा है? जी, जसमीत इसका जवाब देंगी, वकील हैं। जसमीत बताइए। देखिए, अभी ये बिल है जो कि अभी अगले मानसून सेशन में पार्लियामेंट में अभी लगेगा, उसके बाद सारी चीजें खुल के सामने आ पाएंगी कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं, इसकी स्कोप क्या है लॉ की। बट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बहस बहुत ज्यादा इस बात पे हो रही है कि उनको इतनी प्रॉपर्टी दी जा रही है, वुमेन को इतनी प्रॉपर्टी। आप ये बात मिस कर रहे हैं इसमें कि ये जज के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी है, वो केस के मेरिट्स को देख के डिसाइड करेंगे। अब कुछ आंख बंद करके नहीं होगा कि आधा उनको मिल जाएगा, आधा उनको मिल जाएगा। जो ज्योति तिवारी नहीं हो रहा है। पहले तो 50% की बात कही गई थी, लेकिन वो प्रावधान तो हटा दिया गया, अब तो जज के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ा गया। तो ये तो एक अच्छा कदम है ना। ये बिल्कुल भी अच्छा कानून इसलिए नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा कानून इसलिए नहीं है क्योंकि आपने योगदान का तो आकलन किया ही नहीं कि उस महिला ने उस घर में कितना योगदान किया। आप प्रॉपर्टी, आप संपत्ति क्यों देना चाहते हैं? आप एक जिस देश में, मेरे पास एक आंकड़ा है, जिस देश में इस कानून को लागू किया गया है वहां शादी की दरें घट गई हैं, लोगों ने शादी करना बंद कर दिया है, परिवार टूटेंगे इससे। आप इस बात को मान के चलिए, वैसे भी टूट रहा है और भी टूटेंगे। नगमा, ज्योति यहाँ पर सवाल उठा रही है कि पत्नी का पति की जिंदगी में क्या योगदान रहा है, इसका तो आकलन किया ही नहीं आपने, कानून आपने ऐसे ही बना दिया। और मैरिज मैं लौटूंगी जीना आपके पास, जरा नगमा का जवाब देने दीजिए। जी नगमा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी महिला हमारी देश की ये कभी नहीं चाहेगी कि वो डिवोर्स करे और वो अपने पति से अलग हो जाए। बहुत कम ऐसे स्ट्रे केसेस होंगे जो चाहेंगे। ये पत्नी के लिए भी लागू है और ये पति के लिए भी लागू है। कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने परिवार से अलग हो या डिवोर्स करे, और पत्नी भी ऐसे नहीं चाहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर हमारे देश में ये प्रैक्टिस है कि वो शादी करे और डिवोर्स करे, फिर 3 से 6 साल के बाद अगर ये कदम उठाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एक औरत के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, जब बच्चे उसके साथ में होंगे, उसे पालना होगा, पोसना होगा। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब ये कहा गया है लॉ में कि जज फैसला करेगा कि उसे 50% नहीं बल्कि उसे कितना मिलना चाहिए, तो इसमें अन्याय की बात कहां से आई? अगर वो पत्नी को, और ये बात कौन तय करेगा? हम कौन होते हैं जज करने वाले
कि चलिए मैं एक औरत ने कितना योगदान उसके घर में या उसके परिवार में दिया है। कितना मिलना चाहिए, कोई आंख बंद करके तो दे नहीं रहा है, ये तो केस टू केस वेरी करेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अभी हमारे पास एक नया लॉ आया था जिसमें लड़कियों को हिस्सेदारी मिलेगी अपने माता पिता से। तो जब लड़कियों को माता पिता से भी हिस्सेदारी मिलेगी तो देखिए बाकी कंट्रीज में जो होता है वो हमें समझना पड़ेगा कि वहां क्या होता है। वहां जब आपकी किसी लड़के से मैरिज हुई, उसके बाद जो उस लड़के ने कमाया, उससे पहले जो कमाया उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। आप उसके बाद जो आपने कमाया उसमें दोनों की प्रॉपर्टी को क्लब किया जाता है। अगर आप डिवोर्स के लिए जा रहे हैं कोर्ट में, वहां दोनों की प्रॉपर्टी क्लब की जाती है। उसके बाद आपकी लायबिलिटीज निकाली जाती है कि आपके लोन्स कितने हैं, आपकी देनदारी कितनी है, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको 50-50 पति पत्नी में बांटा जाता है। ये तरीका है जेंडर न्यूट्रल लॉ का। दूसरी बात मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहूंगी कि इंडिया में मैंने जो हिस्ट्री हमने देखी है और जो लॉज हम देख रहे हैं रीसेंट टाइम्स में, हमारे पास एक जो सोसाइटी अग्रीव्ड होती है, जो प्रताड़ित वर्ग होता है, उसको ओवर कंपनसेट करते हैं और सालों साल बैठ के हम उस लॉ पे चिंतन करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लॉ बनाइए, लॉ बनाने में मैं फिर दोबारा से कह रही हूं कि मैं इस लॉ के अगेंस्ट नहीं हूं। अगर इसमें राइडर्स हो, पहला राइडर कि अगर पति के पास कुछ नहीं है और पत्नी को देखिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब डिवोर्स होता है तो बच्चे सुधार किए जा सकते हैं। उस पहलू पर मैं आऊंगी। बरनाली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बरनाली, फिलहाल आप इस पूरी बहस को सुन रही है, क्या लग रहा है आपको? क्या ये भारत और इंडिया की बहस में फंसता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है? नहीं, मुझे ये देखिए, मैं एक चीज़ ये यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, जो पति का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मतलब हक ज़रूर बनना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये भी देखते हैं कि पति के पास उनका खुद सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति में ही रहती है। नाउ सपोजिंग इन अ केस लाइक दिस द वुमन और द हस्बैंड वांट्स अ डिवोर्स, तो उस केस में क्या किया जाता है? तो उसमें तो वो बोलेंगे कि मेरा सेल्फ एक्वायर्ड कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो उसमें ज़रूर पैतृक संपत्ति का हिस्सा देना चाहिए। पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा बनता है वो सिर्फ अकेले नहीं है, वहाँ पे जो भी मतलब फादर मदर के जितने भी चिल्ड्रन हैं, सब वाली संपत्ति और पैसे की बात रह गई है। केवल आप ये देखेंगे कि पैसा कितना कमाना है, शादी से आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने योगदान कितना किया है। आप विजिटेशन राइट्स नहीं देते हैं फादर्स को, कस्टडी नहीं देते। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर शादी के बाद शादी ना चले और डिवोर्स किया जाए, उसके बाद कहीं किसी महिला का हक तो नहीं मारा जा रहा है। फिलहाल बरनाली को उनकी बात पूरी करने देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। जी बरनाली। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि पति के जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसमें डेफिनेटली हक बनना चाहिए। ये पैतृक संपत्ति इट शुड कम इनटू प्ले ओनली व्हेन द हस्बैंड डज नॉट हैव हिज ओन प्रॉपर्टी, तभी जाके मतलब ये लॉ को मिसयूज नहीं किया जाएगा। बिकॉज इन आवर कंट्री हम लोग ये ज्यादातर देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द महिलाएं मतलब ऐसे ही सड़क पे छोड़ दिया जाता है कि उनको बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है, उनके पास बच्चे भी होते हैं। डॉली मित्रा कुछ कहना चाह रही है। जी डॉली कहिए। आई एम हैप्पी, हर एक अगर इस तरीके की लॉयर मुझे मिले जिंदगी में, अगर मैं मतलब मेरे लिए नहीं बोल रही, जनरल बात कर रही हूँ, ऐसी लॉयर सबको मिलनी चाहिए जो दिल से काम करे औरत होने नाते, कि ना कि बिकॉज जब केस लागू होता है, जब कोर्ट में जब केस जाता है उसको कितने टाइम लग जाता है, कितना समय लग जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, कानून अपना समय लेता है। पर क्योंकि जजमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए, लॉयर जब आपके लिए आर्ग्यूमेंटेशन करता है तब वो आर्ग्यूमेंट में आपको डेट पे डेट मिलती, उसको आपको लॉयर के भी पैसे देने पड़ते हैं। आप मुझे ये बताएं ना, वो जो पैसे आदमी को भी देने पड़ते हैं भाई, आपको नहीं भूलना चाहिए। डॉली जी, महिला कौन है आपकी नजर में? डॉली महिला है कौन? एक्सप्लेन कीजिए। एक सेकंड टू बी ऑन गुड नोट बात कर रही हूँ अभी मैं। कौन औरत है? औरत कौन है? एक सेकंड, जनरल जो लेडी होती है जनरल। हाँ, जनरल लेडी कौन होती है? प्लीज एक्सप्लेन। बच्चे तो उसके ही है। क्यों देते हो आप विजिटेशन राइट्स और कस्टडी के राइट्स क्यों नहीं देते आप फादर्स को? आप क्यों नहीं देते फादर्स को राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड। इस देश में शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस देश में ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बच्चों को मिलने का हक नहीं है। देश में औरत के काम करने का भी है, यहाँ औरतों को काम करने नहीं दिया जाता। आप शायद जिस तबके की बात कर रही है, अगर आप बात करें मेट्रोस को छोड़, अगर आप मेट्रोस को छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे टाउन हैं जहाँ पर औरतों को काम करने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया नहीं गया है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मेरी बात? क्योंकि आप लॉजिकल बात नहीं कर रही हैं, इसलिए आपने बताया कि आप बहुत खुशी महसूस कर रही हैं जिस तरीके से समर्थन इस कानून को मिलता हुआ आप देख रही हैं। फिलहाल जो अलग नजरिया है उसको भी हम यहाँ पर जगह दे रहे हैं। जी ज्योति कानून कहता है कि मैं जो बोल रही गलत है, ये आप मुझे बताइए। डॉली जी, मैं सोशल एक्टिविस्ट, यू आर टॉकिंग लाइक दिस।
डॉली जी, बात सुनिए, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंसान, हम जेंडर नहीं देख रहे हैं, हम इंसानों के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आप औरत की बात कर रही हैं। जज के पास जाता है तो उसमें समय लगता है, आपको पता है लॉयर को सारी चीजें फैमिली कोर्ट में मैटर जाता है। कभी कभी क्या होता है, महिला जो अनएजुकेटेड होती है उसको कानून नहीं पता होता है, वो कानून ना पता होने से उसको पता नहीं लगता है कि कौन से पेपर कहाँ कौन से ऑफिस में देने हैं, क्या एप्लीकेशन अप्लाई करना है। She doesn't know anything. हमेशा एक औरत जब नौकरी करते हुए भी अपने आप को दिखाती है कि मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ और उसके बावजूद मेंटेनेंस ले रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज्योति, आप मुझे बताइए 1% ये केस जोसेफ में आपको मैं डेटा दे चुकी हूँ। 98% केसेस झूठे होते हैं, आपको डेटा दे चुकी हूँ। ज्योति तिवारी, डॉली बिंद्रा लौटेंगे हम आपके पास। जसमीत, आप बताइए। मैं आपको सुन नहीं पाई मैम। जी, मैं जानना चाह रही थी कि कोर्ट के अंदर आए दिन आप इस तरीके के केसेस को देखती होंगी, आपका अपना अनुभव क्या रहा है? देखिए, मैक्सिमम मेजॉरिटी केसेस ऐसे ही होते हैं जहाँ पे वुमेन सफर करती है इन चीजों को लेके। हम ये नहीं कहते हैं कि जो हस्बैंड्स हैं वो सफर नहीं करते, बट नंबर ऑफ हस्बैंड्स वो वैसे केसेस बहुत कम हैं, मेजॉरिटी ऐसे ही हैं। हस्बैंड्स नहीं आते क्योंकि आपके पास कोई जो हम अभी मैम जैसे हमने पूछा कि किस तरह के मेजॉरिटी केसेस किस तरह से होते हैं। चाहती हूँ, कोई लॉ ऐसा है नहीं जो ऐसे नहीं है। मेंटेनेंस वगैरह की बात होती है, अगर जैसे आपने कहा कि मेंटेनेंस का प्रोविजन है तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का क्यों आ रहा है? वो मेंटेनेंस के नाम पे बहुत ही कम अमाउंट, जैसे अब हस्बैंड अगर चाहे 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, वो अपना कोर्ट में प्रूफ शो नहीं होने देते हैं, वो एविडेंस के तौर पे देंगे मैं 10,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ, तो उसमें से कितना कोर्ट अलाउ कर पाएगी? वाइफ जब अपना शादी करके घर में गई है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की ही है, और स्पेशली ऐसे घरों में जहाँ पे उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसको जॉब के लिए बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अपने माँ बाप का घर तो वो छोड़ के आ गई है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। देखिए, आप अभी हमारे पास एक रिसेंट लॉ था जिसमें लड़की को जो है वो अपने परिवार से भी संपत्ति मिलेगी, यही मैं तो आप उसको लाइए, क्यों नहीं लाया जा रहा है? और आप काउंसलर, मैरिज काउंसलर होने के नाते भी, और एक साइकोलॉजिस्ट, one by one please. We speak one by one. If somebody is talking, I mean, we should not bother. और आप बोल रहे हैं तो प्लीज हम डिस्टर्ब ना करें। जी टीना, आप अपनी बात पूरी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सेंसिबल तरीके से मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लॉ ऑफ लैंड कहता है कि आप एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना करके अगर दूसरे के अधिकारों की पूर्ति करते हैं तो वहां पर सफिशिएंट है। चलिए, ये आपने रिपीट की अपनी बात, आप पहले भी बात कह चुकी है। निशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निशा, आप कहिए। मैं बार बार कहना चाहती हूँ, जो ज्योति जी बार बार बात कर रही है वो पर्टिकुलर एक स्टेटा की बात कर रही है जहां औरतों को काम करने दिया जाता है। इंडिया में ऐसे बहुत से घर हैं, अगर आप टाउन्स में चले जाइए, स्मॉल सिटीज में चले जाइए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां आपने बोला है मैम पहले कितनी देर आपने यही बोल रहे हैं। मैं ये नहीं मानती हूँ कि इसका मिसयूज नहीं हो रहा है, 100% मिसयूज होता है, इन चीजों के मिसयूज होते हैं। क्या क्राइम में जब आप कानून बनाते हैं तो इनके मिसयूज नहीं होते हैं? अभी कोई कत्ल करता है, कई बार ये बोल देता है पैसा है, तो क्या मिसयूज नहीं होता? जो लोग ये कहते हैं कि हर लॉ का मिसयूज हो रहा है, वो एक्चुअली मिसयूज को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगी आपको, कोलकाता चलते हैं। अग्निमित्रा बहुत देर से हमारा इंतजार कर रही है। अग्निमित्रा, आपको क्या लगता है कि एक बड़ा दायरा महिलाओं को ऐसा जिसे फायदा मिलेगा इस कानून से? बिल्कुल मिलेगा फायदा इससे। अग्निमित्रा का जवाब सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत फायदा मिलेगा उन महिलाओं को जो बार बार दुरुपयोग करके और शादी को एक बिजनेस बना रही हैं। बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता इंडियन सोसाइटी में लड़कियां जो है ये सोच के शादी करती हैं कि कल को हमें पैसा मिल जाएगा डिवोर्स करके। यही सोच के करती है। मेंटेनेंस की ले लेती है, नौकरी कर रही होती है, ये दिखा देती है, जॉब छोड़ देती है। इंडिया में ये लॉ है कि बेटी को अगर इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी मिलेगा तो आपको ये नहीं पता, शायद इतना ज्यादा सोशल प्रेशर होता है, उन्हें बोला जाता है कि आप एक बेटी लेगी तो आप सोशल रिफॉर्म्स कीजिए। नया लॉ लाके सोशल रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं। शादी के बाद भी आप चाहते हैं कि लड़की सिर्फ माँ बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हस्बैंड का कोई हक नहीं बनता? तो शादी के बाद जब हमारे पास एक लॉ पहले से है इनहेरिटेंस का, तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया आज तक? क्यों लड़की को अपने बाप के घर में एक मकान जो होता है उसका कमरा क्यों नहीं दिया जाता? सारा का सारा जिम्मेदारी, सारे के सारे उत्तरदायी तो पति का होता है। बहुत सारी जो शादी घर में रही काम करती है और शादी के बाद काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? पति अलाउ नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हैं, आप काम नहीं करती। नहीं है। फर्स्ट डेटा प्रेजेंट करती हैं, आप काम कर रही होती हैं, कंपनी में दिखा देती हैं मैं काम नहीं कर रही हूँ, उसी दिन से जॉब छोड़ देती हैं जिस दिन के लिए डिवोर्स अप्लाई करती हैं। मेरे ख्याल से मेंटेनेंस नहीं करते हैं।
ऐसा चलिए जरा मुंबई भी चलते हैं। नगमा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप इस कानून को ज्यादा आप ये पूरी बहस सुन रही हैं, आपको क्या लगता है? आप बहुत ही हकीकत देख रही है इन तमाम सारे के सारे कानून इस देश में बायस्ड ही हैं। एक कानून मुझे बता दीजिए जो पुरुषों की रक्षा करता हो। जी जी नगमा आप कहिए। नगमा आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है ये जो भी हो रहा है औरतों के हक के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बहुत समय से औरतों के लिए कुछ अच्छा हुआ नहीं है, और अब अगर होना शुरू हुआ तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए उसमें। तो आई थिंक कि जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और हमें होने देना चाहिए इसे, क्योंकि औरतों को बहुत जरूरत होती है सहायता की, और बच्चे उनके जब होते हैं उन्हें पालना पड़ता है तो उनको वो चीजों की जरूरत होती है, वो उनको कमाने नहीं दिया जाता है और उनको पिता से भी संपत्ति नहीं मिलती, और जज जब तय करने वाला है तो इसमें हमें क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है। और पति को जो आधा संपत्ति मिल रहा है उसको तो बच्चों का ख्याल भी उसमें नहीं रखना पड़ता है, तो औरतों को अपना ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। तो आई थिंक कि ये बहुत फेयर है, और औरतों के रिफॉर्म्स में अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है तो बहुत सदियों से, बहुत समय से अच्छा नहीं हुआ है, अब हो रहा है तो होने देना चाहिए उसको। और मैं तो उसी के हक में हूँ कि पुरुषों को प्रताड़ित करना चाहिए, और 30 साल बाद फिर हम बैठे कि अब पुरुषों के लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगता है आप ये कह रही हैं कि आज हम महिलाओं को एक डोमिनेंस में लेकर आए, सोसाइटी को बैलेंस ना करें, सोसाइटी को अभी तक पुरुषों ने सोसाइटी को डोमिनेट किया, अब महिलाएं डोमिनेट करें, और 30 साल बाद हम फिर दोबारा बैठे कि इस अब कानून पे हमें क्या करना है। और महिलाएं डोमिनेट कानून बनाते हैं, सवाल एक और है कि पतियों की माताएं और बहनें क्या करें, मुझे कोई बता दे ये चीज। जी ज्योति मैं ये सवाल भी उठाऊंगी, लेकिन पहले बरनाली के पास चलते हैं। बरनाली आप क्या देखती हैं, ये इक्वालिटी बढ़ाएगा समाज में या फिर महिलाएं डोमिनेट करने लगेंगी इस कानून से, जैसे कि पैनलिस्ट कह रही हैं? नहीं, ये डर सिर्फ इस बात का है कि इस लॉ का कोई मतलब मिसयूज ना हो, मिसयूज होने की भी चांसेस हैं, लेकिन जैसे कि हमने ये कहा है कि हमारे अब ये जो लॉ लाई गई है कि महिलाओं को भी इक्वल हिस्सा मिलेगा उनके मतलब माता पिता से, लेकिन कितने लोग वो हिस्सा देते हैं? इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एज वी सी इट एज ऑफ टुडे। अभी भी बहुत मेल डोमिनेटेड है, सारे हिस्से मतलब लड़के को ही जाता है। सो उसमें क्या द प्रॉब्लम यहीं पे है, और ये लॉ को मतलब मिसयूज नहीं करना चाहिए, कोई लेडी को मतलब वल्नरेबल स्टेट में छोड़ना नहीं चाहिए। डिवोर्स के रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि हस्बैंड्स को मतलब ये लिबर्टी नहीं दिया जाना चाहता कि जब मर्जी चाहे तो डिवोर्स कर दे और उनको हिस्सा भी ना दे, बिकॉज लेडीज के ही जिम्मेदारी बनते हैं बच्चों को पालना, उनको बड़े करना, और किसी का राइट नहीं बनता। ये हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट अ वुमेन सेंट्रिक सोसाइटी और मेल सेंट्रिक सोसाइटी, बट यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए। एंड कुछ डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली जजेस के पास भी होंगे, अगर ये लॉ लागू भी होते हैं तो जजेस के पास भी मतलब डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल, अग्निमित्रा के पास चलते हैं। अग्निमित्रा, आपको क्या लगता है इससे सोसाइटी में क्या इक्वालिटी बढ़ेगी? Of course, equality तो होना ही है, because till now the discussion that I was hearing, equality नहीं है बोल के आज हम लोग को ये करना पड़ रहा है, and I'm welcoming this decision. जब तक ये इक्वालिटी नहीं होगा तब तक ये दिस हैज टू गो ऑन, यू हैव टू गिव योर शेयर। तब तक हम लोग को हस्बैंड से ये पैसा चाहिए, एंड फ्रॉम द इन-लॉज यू नीड दैट मनी, एंड डेफिनेटली women are the weaker section of the society in India till now. So definitely we need the money. जब हम लोग एक ही स्टेटस में आ जाएंगे, then maybe we'll not have this, we'll not need this rule or law anymore. And as I said that the bad effect of this is that there are many women, which is very rare, the kind of upbringing that Indian women have. It is very difficult कि कोई ऐसे पैसे के लिए डिवोर्स दे देगा, ऐसा होता नहीं है. But in the rarest of rare cases, अगर ऐसा कोई हो तो it's very good that the judge has the discretion to give this. कि वहाँ किस टाइप के केसेस के साथ डील होता है? चलिए, तो केसेस हर तरीके के होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, और पैसे के लिए भी लोग इस तरीके के केसेस फाइल करते हैं। इस बात को हम मानते हैं, लेकिन अब ये जो कानून है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए, और अपने तमाम पैनलिस्ट से अब मैं एक आखिरी टिप्पणी सबसे लेना चाहूंगी कि ये कानून है, इस कानून में और कैसे सुधार किया जा सकता है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले जसमीत आप बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ज्योति जी को जवाब देना चाहूंगी, जो कि उनका एक क्वेश्चन था कि आप ये बताएं कि अगर हस्बैंड वाइफ को सब कुछ दे रहा है तो उनकी मदर और सिस्टर्स का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, इस केस में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में हस्बैंड के शेयर को डिवाइड करने की बात हो रही है, ना कि टोटल प्रॉपर्टी को। मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वाइफ को, सिस्टर्स को, सबको जाएगी। उसके बाद क्लियर किया पॉइंट कि यहाँ पर पूरी जो
पैतृक प्रॉपर्टी है, हस्बैंड के शेयर पत्नी को शेयर नहीं मिल रहा है, बल्कि जो क्वेश्चन नहीं आता कि मदर का क्या होगा या माँ का या बहन का हिस्सा नहीं, जो पति के हक में हिस्सा आया है उस हिस्से में से पत्नी को शेयर दिया जाएगा, और वो भी अदालत के जो जज होंगे उनका ये डिस्क्रिप्शन होगा कि कितने फीसदी हिस्सा पति के हिस्से में से पत्नी को दिया जाए। जसमीत, आपने ये पॉइंट क्लियर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निशा, आप बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ मिसयूज होते हैं, मैं ये इस बात से इनकार नहीं करती हूँ, बट आज भी बहुत सारा स्टेटा है वुमेन का जिन्हें इक्वालिटी नहीं मिलती है, वहां पर ये लॉ उनके फेवर में है। और ऐसे लॉ ऐसा नहीं है, इसे इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मुश्किलें आएंगी। आपको लगता है कि ये बहुत ईजी है, नहीं ईजी है। और जब टीना जी ने एक प्रपोज किया था कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, वहां पर वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वहां वुमेन भी इक्वली वर्क करती है। अगर औरत घर पे बैठती है तो आदमी उसको घर को संभालता है। तो एक बात को समझिए, संस्कृति हमारे देश की सभ्यता बिल्कुल फर्क है, सभ्यता और संस्कृति और कल्चर का फर्क है। इस वजह से आप अब्रॉड कंट्रीज का डाटा उठा के टीना, चलिए आपको मौका मैंने दिया, आप बताइए किस तरीके का सुधार किए जाने चाहिए इसमें। आप देखिए, मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि आप दोनों की प्रॉपर्टीज क्लब कीजिए। आप अगर पति के पास प्रॉपर्टी नहीं है, पति के पास कुछ नहीं है और उसमें महिला और जो बच्चे हैं वो सड़क पे जा रहे हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से जो उसका हिस्सा बनता है उसमें से आप उस महिला को दीजिए। मैं चाहती हूं कि उसमें 90% हिस्सा आप महिलाओं को दे दें, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, और महिला के लिए देखिए, आप पुरुषों के अधिकारों का हिस्सा दिया जाएगा, इसका फैसला तो जज साहब को ही लेना होगा। बट ज्योति, आप बताइए, आपको क्या लगता है किस तरीके से सुधार किया जा सकता है इस कानून में? जो आदमी से अगर उसको इस कानून में कोई सुधार नहीं हो सकता है। मौजूदा तरीके से जो भी कानून है इसको वापस लिया जाना चाहिए। टोटली रोल बैक दिस लॉ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, इनका मिसयूज होएगा। इस पूरी बहस के बारे में आप देते नहीं है। नो डिफॉल्ट, अगर नो डिफॉल्ट लॉ है तो सारे हस्बैंड के खिलाफ आप वापस लीजिए। आप एक वकील हैं, आपके नजरिए में वो लूपहोल्स जिन्हें ठीक करके कई बड़ी तादाद में महिलाओं को फायदा मिल सकता है इस कानून से? बिल्कुल, इसमें फायदा तभी होगा जब अगर पति के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो और उसको ऐसे ही मतलब छोड़ दिया जा रहा है, देन पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा बनता है उनको बिल्कुल देना चाहिए। वो जज के ऊपर है। और ये जो पैतृक संपत्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट 50% ऑफ द शेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट जो पैतृक संपत्ति में बाकी भी लोग हैं, बाकी भी भाई बहन होंगे, सब में इक्वली डिवाइड होगा। जो पति का शेयर है उसमें से 50% हो या जो भी जज डिसाइड करता है, लुकिंग एट द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज। आपको क्या लगता है, और कुछ सुधार जो आपको लगता है गुंजाइश है इस कानून में करने की? मुझे थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही, तो इस मामले में मैं आपसे पता नहीं, आई वुड लव टू हियर बरेली जी क्या कह रही हैं, मैं सुनना चाहूंगी। पर चलिए, वक्त मेरे पास कम है। नगमा, आपको मेरी आवाज मिल रही है, तो आपकी कोई सलाह इस कानून के लिए? नहीं, मुझे लगता है ये कानून बिल्कुल बहुत फेयर है। और जैसे कि उन्होंने अभी फरमाया कि वो जो मतलब अक्सर पति ये कहते हैं कि हमारे पास कोई कमाई नहीं है, हमें तो ये लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो उस सूरत में पैतृक जो संपत्ति है उसमें से पत्नी को मिलना ये उसके लिए एक सेफ बेट होगा। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, ये महिलाओं के हक में। बहुत कम महिलाएं ऐसे होंगी जो इसका दुरुपयोग करेंगी, बट ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो अपना शादी को बहुत सीक्रेट मानती हैं और सीक्रेट रखना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ये उनके हक में बहुत अच्छा फैसला होगा और ये बिल्कुल लागू होना चाहिए। और अग्नि मित्रा, आपका आखिरी कमेंट इस कार्यक्रम में? हम इसको वेलकम करते हैं औरों की तरह, एंड आई रियली वेलकम। आई मीन वी डोंट हैव इक्वल स्टेटस टिल नाउ इन इंडिया ऑफ मैन एंड वुमेन, so till we achieve that, I think it's a great thing. And जो in-laws का जो you know the inherited property का जो बात है, वो जैसे आप बोले हैं कि जो पुरुष का जो हस्बैंड का जो भाग है उसी में से मिलेगा, that is also something I think very very it's not that 50% of the in-laws share she is getting, और ये definitely it's on the judge also चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंशा इस कानून को लाने की कहीं ना कहीं यही कि समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाया जाए। इस कानून के पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क आपने सुने। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं जी मीडिया पर कुछ और खबरों के साथ।